नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं नेहा बाथम। सरदार पटेल की जयंती पर सियासी घमासान शुरू हो चुका है। मोदी सरकार ने इस मौके पर एकता की दौड़ रखी। मुख्य समारोह राजधानी दिल्ली में हुआ, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने सरदार पटेल को नमन करते हुए रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाई। कांग्रेस ने इस मंच से खुद को अलग रखा, लेकिन सड़क पर सरदार पटेल को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में पोस्टर वॉर शुरू हो गया। दोनों ने पटेल को अपना सरदार बनाया। आज पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि भी है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी इस मौके पर उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे, लेकिन कांग्रेस ने इस समारोह को दूरदर्शन पर नहीं दिखाए जाने पर न सिर्फ आपत्ति दर्ज कराई, बल्कि दूरदर्शन के भगवाकरण का भी आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। दिल्ली के मंडी हाउस पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। बाद में पुलिस ने सभी को हिरासत में भी ले लिया। सरदार पर संग्राम की वजह इतिहास के पन्ने भी हैं, जहां एक पार्टी में रहते हुए भी पंडित नेहरू और सरदार पटेल कई मुद्दों पर अलग अलग राय रखते थे। आखिर क्या थे वो मुद्दे? क्या नेहरू और पटेल कई मसलों पर आमने सामने आए? हमारी पेशकश सरदार इसी की एक फहरिस्त है। इस देश को हम समय हमेशा एक गिला शिकवा रहेगा, एक दर्द रहेगा। हर हिंदुस्तानी के दिल में एक दर्द रहेगा। काश सरदार साहब हमारे पहले प्रधानमंत्री होते तो आज देश की तकदीर भी अलग होती, देश की तस्वीर भी अलग होती। मुझे इस बात की और भी खुशी है कि मैं जिस राजनीतिक दल का सदस्य हूँ, सरदार पटेल का संबंध भी उसी राजनीतिक दल से रहा था। उन्होंने जिंदगी भर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को मजबूत बनाने के लिए भरपूर काम किया। एक दूसरे के साथ गुरका गुरकी करने से कोई काम नहीं होगा और इस तरह से नहीं करना चाहिए। कोई भी कौम हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, पारसी हो, ईसाई हो, सबको यही समझना चाहिए कि ये हमारा मुल्क है। सत्ता की सियासत ने बीते वक्त के महानायक को चुनावी शतरंज का मोहरा बना दिया है। लगभग 6 दशक पहले दुनिया को अलविदा कह चुके लौह पुरुष की विरासत के दावेदार उन्हें अपने खेमों का सरदार बता रहे हैं। इतिहास के पन्ने फिर खंगाले जा रहे हैं। वादों और इरादों को सच और झूठ की कसौटी पर फिर कसा जा रहा है। एक तरफ ये चुनावी बोल कि सरदार और हमारी विचारधारा में समानता है, तो दूसरी तरफ ये दावा कि हम उसी विरासत के झंडा बरदार हैं जिसके महानायक पटेल भी रहे हैं। स्वतंत्र होने के पश्चात जो अलग अलग राज्य, 500-550 अलग राज्य थे, उन सब का भारतवर्ष के साथ मिलाना, उनके राजा महाराजाओं के साथ बातचीत करना, उनके साथ संधि करना, उनके साथ एग्रीमेंट्स करने, बहुत बड़ा काम था। लेकिन उसके अलावा भी सरदार पटेल तो हमारी स्वतंत्रता संग्राम में तो गांधी जी के बिल्कुल साथ साथ रहे। और जवाहरलाल और सरदार पटेल, मुझे लगता है ये दो थे मेन प्रमुख, और भी बहुत थे, मौलाना आज़ाद, राजेंद्र प्रसाद, लेकिन ये दो जो थे राइट हैंड और लेफ्ट हैंड उनके, मुझे लगता है ये दो थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल, एक ऐसा किरदार जिनके जिक्र के बिना न तो भारतीय आजादी के इतिहास की कहानी पूरी होती है और न ही आधुनिक भारत के मौजूदा ढांचे की परिकल्पना। गांधी और नेहरू की करिश्माई शख्सियत की मौजूदगी के बावजूद
अपना अलग वजूद बनाना और कई बार इनकी राय के खिलाफ जाकर फैसले लेना, ये थी अडिग, दृढ़ और मजबूत इरादों वाली चट्टान सरीखी शख्सियत जिसने सरदार पटेल को भारतीय राजनीति का लौह पुरुष बना दिया। ये सरदार का ये जो मैनेजमेंट था, यही मैनेजमेंट आजादी के बाद भी जो रियासतें थी उसको जोड़ने में काम आया। और सरदार का जो संकल्प था, वो संकल्प की वजह से एक बार वो निश्चय कर ले तो वो कभी अपने निश्चय से पीछे हटते नहीं थे। तो पटेल एक बार फिर सबको याद आ रहे हैं, पटेल के काम याद आ रहे हैं, पटेल का अंदाज याद आ रहा है। पटेल की विरासत मुद्दा बन गई और पटेल की विचारधारा जंग का हथियार। इस देश को हम समय हमेशा एक गिला शिकवा रहेगा, एक दर्द रहेगा, हर हिंदुस्तानी के दिल में एक दर्द रहेगा। काश सरदार साहब हमारे पहले प्रधानमंत्री होते तो आज देश की तकदीर भी अलग होती, देश की तस्वीर भी अलग होती। सरदार पटेल यहाँ के मेयर थे उस समय हिंदुस्तान में पहले अर्बन प्लानिंग। मुझे इस बात की और भी खुशी है कि मैं जिस राजनीतिक दल का सदस्य हूँ, सरदार पटेल का संबंध भी उसी राजनीतिक दल से रहा। उन्होंने जिंदगी भर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को मजबूत बनाने के लिए भरपूर काम किया। आजादी के 66 साल बाद सरदार पटेल का नाम प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाने की कवायद का अहम हिस्सा बन गया है। उस प्रधानमंत्री पद के लिए जिसे 1946 में पटेल ने ठुकरा दिया था। 15 में से 12 प्रांतों की कांग्रेस का समर्थन हासिल होने के बावजूद महात्मा गांधी के आग्रह पर सरदार पटेल ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव से अपना नाम वापस ले लिया था और आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री बनने की राह से अलग हो गए। पहले तो सरदार पटेल किसी भी पोस्ट के लिए उसको वो नहीं था कि मैं ये पोस्ट ले लूं, ये ले लूं। एक गांधी जी के कहने पर उसने बड़ी से बड़ी पोस्ट पर से त्याग दिया था। देखिए, जिसको अनडाउटेडली सब मानते हैं कि हमारे राष्ट्रीय संग्राम के जो लीडर थे वो महात्मा गांधी थे। ये चॉइस महात्मा गांधी ने किया था। कई चीजें उनके दिमाग में होंगी उस वक्त, एक इंटरनेशनल स्टैचर, फॉरेन पॉलिसी। सिर्फ पटेल ऑर्गेनाइजेशन के बहुत अच्छे लीडर थे, कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन के, वो संगठन के बहुत पे थे, पर सिर्फ उससे तो नहीं बनती है बात। दोनों लोगों की जरूरत थी और ये गांधी जी का डिसीजन था कि उनके सक्सेसर नेहरू जी बनेंगे। अब जब नरेंद्र मोदी ने गुजरात के भरूच में सरदार वल्लभ भाई पटेल की दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति लगाने के नाम पर देश से लोहा दान करने की अपील की है, उसने सरदार पटेल के सियासी सिद्धांतों को चुनावी बहस का मुद्दा बना दिया है। बात निकली है तो फिर दूर तलक जाएगी। सरदार पटेल, गांधी और नेहरू के रिश्तों पर बात होगी। आरएसएस की भूमिका पर सवाल उठेंगे और राजनीति की इस नई बिसात पर सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनकी सियासी विरासत पर दांव लगाए जाएंगे। In the critical times through which the country is passing, I appeal to every citizen to make his maximum contribution to the solution of our problems. The ultimate sanction of government is popular support. Our broad requirements are settled and clear. We must have unity and strength. एक वक्त ऐसा भी आया जब देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री में चिट्ठियों से बातें होने लगी। फिर एक दिन प्रधानमंत्री के नाम ऐसी चिट्ठी आई जिसमें गृह मंत्री पटेल ने लिखा कि हम साथ साथ काम नहीं कर सकते। May I, sir, pledge my loyalty and fealty to this republic of which you will be the honored head. I endorse every word
that has fallen from the lips of the Honorable the Prime Minister, and I beg to congratulate you on the great honor that has been conferred on you. नेहरू की डिप्लोमेसी अक्खड़ मिजाज के पटेल को पसंद नहीं थी, यहां तक कि वो जवाहरलाल नेहरू की राय से इत्तेफाक न रखने पर अपनी नाखुशी साफ जाहिर कर देते थे। 24 दिसंबर 1947 को लिखे अपने एक पत्र में उन्होंने प्रधानमंत्री के असीमित अधिकारों को ही कटघरे में खड़ा कर दिया था। मुझे आपके आदेश देने की स्वतंत्रता कम करने की कोई इच्छा नहीं है, ना ही मैंने कभी ऐसा किया है, परंतु जब ये बात साफ है कि हम दोनों के बीच हमारी अपनी जिम्मेदारी, नेतृत्व तथा कार्य के क्षेत्रों के बुनियादी सवाल को लेकर ही इतना मतभेद है, तो देश के हित में यही उचित होगा कि हम साथ काम न करें। आपका वल्लभ भाई पटेल। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और मौलाना अबुल कलाम आजाद कुछ ऐसे नाम हैं जिनके बारे में सोचकर हमें गर्व होता है। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या हो गई। निराश देश को बचाने के लिए नेहरू और पटेल एक साथ आए। नेहरू ने पटेल को लिखी एक चिट्ठी में कहा, हमने सीखा है कि अलग अलग सोच के बावजूद एक साथ काम किया जा सकता है। हम मित्र और सहकारी बनकर एक साथ काम करें, दिखावे के लिए नहीं, एक दूसरे के प्रति पूरी वफादारी और आत्मविश्वास के साथ। जवाहरलाल नेहरू। पटेल और नेहरू के रिश्ते उस वक्त भी मेलजोल भरे नहीं रहते थे जब गांधी जी जिंदा थे। 6 जनवरी 1948 को गांधी जी के नाम नेहरू ने एक खत में लिखा, ये सच है कि सरदार पटेल और मेरे बीच न केवल व्यावहारिक मतभेद है, बल्कि आर्थिक और संवैधानिक विषयों को देखने में भी हम भिन्न हैं। तब जवाब में पटेल ने भी गांधी को ही 16 जनवरी 1948 को एक खत लिखा। पूज्य बापू, जवाहरलाल का भार तो मुझसे भी ज्यादा है और वे अपने दुख अपने अंदर ही लेकर बैठे हैं। शायद अपने बुढ़ापे के कारण मैं उनके लिए ज्यादा काम का नहीं रह गया हूँ। ऐसी परिस्थिति में अगर आप मुझे मेरी जिम्मेदारी से मुक्त कर दें तो ये देश और मेरे लिए लाभदायक होगा। वल्लभ भाई का प्रणाम। अब न नेहरू हैं न पटेल, लेकिन उनके रिश्ते सियासत में नई बयार की दिशा तय कर रहे हैं। भरूच में स्थापित होने वाली पटेल की मूर्ति की नींव का पत्थर रखा जा चुका है। कांग्रेस को बीजेपी के इस कदम में खोखली सियासत नजर आ रही है, लेकिन इतिहास अपनी जगह खड़ा होकर पटेल के बुलंद किरदार को देखकर ये जरूर सोचता होगा कि कभी पटेल ने ये सपने में भी नहीं सोचा होगा कि आने वाले वक्त की सियासत उन्हें ही चुनावी मोहरा बना देगी। आज तक ब्यूरो। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या से लौह पुरुष विचलित हो गए। उन्होंने हत्या के लिए हिंदू महासभा को जिम्मेदार ठहराते हुए लिखा कि हमारे पास सबूत तो नहीं है, लेकिन खबर आई है कि महात्मा गांधी की हत्या के बाद महासभा के कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया, मिठाइयां बांटी। सरदार साहब लौह पुरुष थे। मुझे आपके गांव से लोहा चाहिए। हिंदुस्तान के हर गांव से मैं लोहा मांग रहा हूं। सरदार साहब लौह पुरुष थे। मोदी ने लौह पुरुष के लिए लोहा मांगा तो लौह पुरुष की पार्टी के लिए मोदी का एक एक शब्द लोहे के चने चबाने जैसा हो गया। आखिर सरदार पटेल खालिस कांग्रेसी थे और अपनी आखिरी सांस तक कांग्रेसी ही रहे। फिर बीजेपी किस बिना पर सरदार पटेल के नाम और सियासी कद का इस्तेमाल करके अपनी चुनावी जमीन पुख्ता कर सकती है? ये सवाल कांग्रेस के लिए सबसे अहम बन गया। पटेल जरूर हिंदू थे, परंतु हिंदू कम्युनल नहीं थे बिल्कुल भी। उन्होंने जब गांधी जी का मर्डर हुआ उस वक्त वो होम मिनिस्टर थे और डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी थे। उन्होंने उस वक्त पूरी जांच करने के बाद उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को चिट्ठी लिखा
एज प्राइम मिनिस्टर, जो मैं आपको पहले अंग्रेजी में बताता हूँ, उन्होंने कहा कि आफ्टर फुल इन्वेस्टिगेशन इन द मैटर, आई हैव नो डाउट इन माई माइंड that this conspiracy was made by a small group of the Hindu Mahasabha led by Veer Savarkar. 30 जनवरी 1948, बिड़ला भवन, नई दिल्ली, शाम 4 बजे। सरदार पटेल अपने और नेहरू के साथ मतभेदों को लेकर लंदन टाइम्स में छपी एक खबर पर सफाई देने गांधी जी के पास पहुंचे और शाम 5 बजे तक उनसे बातें करते रहे। ये वक्त गांधी जी की प्रार्थना सभा का था। जब 5:10 हो गए तो मणिबेन ने उन्हें प्रार्थना सभा में देर होने की बात याद दिलाई। सरदार पटेल गांधी जी से इजाजत लेकर चले गए और गांधी जी प्रार्थना सभा की ओर बढ़ गए। गांधी जी की हत्या से पूरा देश सन्न रह गया। अहिंसा का पुजारी हिंसा का शिकार हो गया। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कपकपाती आवाज में देश को यह दुखद संदेश दिया। The light has gone out of our lives and there is darkness everywhere. And I do not quite know what to tell you and how to say it. Our beloved leader, Bapu as we called him, the father of the nation, is no more. Perhaps I am wrong to say that. Nevertheless, we will not see him again as we have seen him for these many years. We will not run to him for advice and seek solace from him. And that is a terrible blow, not to me only, but to millions and millions in this country. And it is a little difficult to soften the blow by any advice that I or anyone else can give you. गांधी जी की हत्या से सरदार वल्लभ भाई पटेल पूरी तरह आहत हुए। हत्या के मुख्य अभियुक्त नाथूराम गोडसे का ताल्लुक कट्टर हिंदूवादी संगठन हिंदू महासभा और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से रहा था। लिहाजा सरदार पटेल ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के राजनीतिक दल तब का जनसंघ और आज के बीजेपी के संस्थापक पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी को एक पत्र लिखा। आरएसएस एक उग्रवादी संगठन है। आरएसएस और हिंदू महासभा में कोई फर्क नहीं है। हमारे पास कोई पुख्ता सबूत तो नहीं है, लेकिन यह जानकारी में आया है कि महात्मा गांधी की हत्या के बाद हिंदू महासभा के नेताओं ने जश्न मनाया और मिठाई बांटी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया। जवाहरलाल नेहरू आरएसएस पर हमेशा के लिए प्रतिबंध लगाना चाहते थे, लेकिन सरदार पटेल ने पक्के सबूतों के अभाव के चलते ऐसा करने से मना कर दिया और बाद में आरएसएस से प्रतिबंध हटा भी लिया। गांधी जी की हत्या का मामला अभी अदालत में है, इसीलिए मैं फिलहाल आरएसएस और हिंदू महासभा इन दोनों संगठनों की इसमें संलिप्तता को लेकर कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन हमारी रिपोर्ट्स इस बात की पुष्टि जरूर करती हैं कि इन दोनों संगठनों की गतिविधियों, खासकर पहले की ने देश में ऐसा माहौल बनाया कि ऐसा दुखद हादसा मुमकिन हुआ। मेरे मन में इस बात को लेकर कोई संदेह नहीं है कि हिंदू महासभा का कट्टरपंथी धड़ा इस साजिश में शामिल था। आरएसएस की गतिविधियां सरकार और राज्य के अस्तित्व के लिए साफ खतरा हैं। एक दूसरी चिट्ठी है जब उन्होंने 28 फरवरी 1948 को जवाहरलाल नेहरू को लिखा कि मैं प्रतिदिन की जांच से वाकिफ हूं और मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि गांधी की हत्या में संघ का दूर दूर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कोई हाथ नहीं है।
वे संघ को एक पैट्रियोटिक ऑर्गेनाइजेशन मानते थे। उसी पत्र में उन्होंने लिखा, संघ का रचनात्मक वो भी धारणा से ग्रस्त थे। देखिए, संघ के बारे में जो एक धारणा बनाई गई थी, तो मैं नहीं कहता हूँ कि सरदार पटेल उस धारणा से पूरी तरह से मुक्त थे। संघ के बारे में उन्होंने लिखा, ये तथ्य है, लेकिन आइडियोलॉजिकल कॉमनलिटी कहीं अधिक थी और डिफरेंसेस कम था। सरदार पटेल ने आरएसएस पर आजीवन प्रतिबंध न लगाकर संविधान की उस मूल भावना का सम्मान किया था जिसके तहत बिना सबूत किसी को दंडित नहीं किया जा सकता। लेकिन आरएसएस और बाद में बीजेपी ने इसे अपनी विचारधारा का समर्थन मान लिया, जो आज भी जारी है। सरदार पटेल ने राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया था। उन्होंने अपनी छवि को नहीं देखा, और ऐसा करने में वे उनका नेहरू से टकराव हुआ, नेहरू के समर्थकों से टकराव हुआ, उनकी छवि को धूमिल की गई, लेकिन वे देश के लिए जिए और मरे, और संघ के लिए इससे बड़ा कोई प्रतिमान इससे नहीं हो सकता। बीजेपी सरदार पटेल के नाम का इस्तेमाल करके नेहरू के जरिए कांग्रेस को निशाना बना रही है। कांग्रेस को बीजेपी का ये अंदाज नागवार गुजर रहा है। नेशनलिज्म का आप नारा उठाते हो, राष्ट्रीयवाद का नारा उठाते हो, पर जब राष्ट्रीय आंदोलन था आप उसमें थे नहीं। तो आपको अपनी एक हिस्ट्री बतानी पड़ती है कि हम देखिए, हमारा ये लेगेसी है, हम इसके वारिस हैं। तो अब ढूंढते हैं किसको पकड़ें। पहले गांधी जी को पकड़ लिया उन्होंने, पर गांधी जी को पकड़ना तो बड़ा मुश्किल है क्योंकि इन्हीं के प्रेडिसेसर ने गांधी जी को मारा था। और फिर पटेल को पकड़ लिया, कभी विवेकानंद को ले लेते हैं, कभी तिलक को ले लेते हैं, कभी भगत सिंह को ले लेते हैं। लेकिन संघ कांग्रेस के ऐतराज से इत्तेफाक नहीं रखता। वो सरदार पटेल की विचारधारा पर अपना दावा और भी मजबूती से पेश कर रहा है। तो सरदार पटेल जैसे राष्ट्रीय स्तर के नेताओं की लेगेसी किसी एक पार्टी अगर समझती है कि हमारा अपना लेगेसी है तो एकदम गलत है। पूरे राष्ट्र का एक बहुत बड़ा लेगेसी के रूप में सरदार पटेल जैसे महान राष्ट्रीय नेताओं को देखना चाहिए। उनको किसी पार्टी के दायरे में बांधने का प्रयास करना ये मूर्खता है। In the critical times through which the country is passing, I appeal to every citizen to make his maximum contribution to the solution of our problems. सरदार वल्लभ भाई पटेल देश को मजबूत देखना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने आजादी को हासिल करने की दुश्वारियों से लेकर देश के बंटवारे के दंश को भी बखूबी झेला था। सरदार पटेल धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की परिकल्पना करते थे। पंडित नेहरू को लिखी अपनी एक चिट्ठी में पटेल ने ये लिखा भी था, हम एक धर्मनिरपेक्ष देश हैं। हमारी नीतियां पाकिस्तान की तरह नहीं हो सकती। हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि हमारे धर्मनिरपेक्ष उसूल अमल में आए और हम उनको हासिल करें। हर मुसलमान भारत का नागरिक है और उसे ऐसा ही लगना चाहिए। आज भले ही बीजेपी पटेल की विचारधारा से खुद को जोड़कर अपने दामन पर लगे दंगों के दाग मिटाने की कोशिश कर रही हो, मगर इतिहास जानता है कि सरदार पटेल के प्रशासनिक निर्णयों का मकसद किसी भी समुदाय विशेष की भावनाओं को ठेस पहुंचाना कभी नहीं रहा। उनकी सोच देश और देश की एकता और अखंडता को लेकर स्पष्ट थी। गुजरात के किसान परिवार में पैदा हुए सरदार पटेल ने लंदन से वकालत की पढ़ाई की और फिर देश लौटकर आजादी की लड़ाई में कूद पड़े। आजादी के बाद वो देश के पहले गृह मंत्री बने। बतौर गृह मंत्री भारत को एक सूत्र में पिरोने में उनका बड़ा योगदान रहा। वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के एक गांव करमसद में हुआ था। उनका पूरा नाम वल्लभ भाई झवेर भाई पटेल था। उनकी पढ़ाई नांदियाड़, पेटलाड़ और पोरसाड जैसे अलग अलग शहरों में हुई। शुरुआती जिंदगी परेशानियों में गुजारने के बाद सरदार पटेल ने इंग्लैंड जाकर वकालत की पढ़ाई की और वहां से एक सफल बैरिस्टर बनकर गुजरात लौटे और वकालत करने लगे। वक्त गुजरने के साथ वल्लभ भाई पटेल ने वकालत में अच्छा खासा नाम कमा लिया था। 1917 में दोस्तों के कहने पर राजनीति में पहला कदम रखा और अहमदाबाद नगरपालिका चुनाव जीतकर वहां के सैनिटेशन कमिश्नर बने। ये वही दौर था जब देश में आजादी का आंदोलन जोर पकड़ चुका था। चंपारण में महात्मा गांधी के आंदोलन और उनकी सादगी से वल्लभ भाई पटेल बहुत प्रभावित हुए। एक महीने बाद सरदार पटेल की महात्मा गांधी से जब मुलाकात हुई तो वहां उनको गुजरात सभा का महासचिव नियुक्त किया गया। यही गुजरात सभा आगे चलकर गुजरात में कांग्रेस का अहम हिस्सा बनी।
इसी दौरान सरदार पटेल ने गुजरात के खेड़ा गांव में प्लेग और सूखे में राहत कार्य में बढ़ चढ़कर काम किया। पटेल अब तक गुजरात के सबसे बड़े नेताओं में से एक थे। उनके कद, उनकी शख्सियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 1934 में उनको कांग्रेस सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया, जिसमें पार्टी के अंदरूनी चुनाव के लिए उम्मीदवार, पैसा और मुद्दों के चयन की जिम्मेदारी सरदार पटेल को ही मिली थी, जिसको उन्होंने बखूबी निभाया। 1920 में वल्लभ भाई पटेल को गुजरात प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के दौरान वल्लभ भाई पटेल ने अंग्रेजी पहनावे को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया और खादी के कपड़े पहनना शुरू कर दिया। 1928 में सरदार पटेल ने बारडोली में लोगों को ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ एक भी पैसा टैक्स न देने के लिए तैयार किया, जिसके चलते अंग्रेजी हुकूमत के होश उड़ गए। बारडोली में पटेल का आंदोलन भारतीय इतिहास में मील का पत्थर बन गया। यहीं से उनका नाम सरदार भी पड़ा। 1931 में पटेल को कराची अधिवेशन में कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। सरदार पटेल धीरे धीरे कांग्रेस की आर्थिक और सामाजिक आवाज बनते चले गए। 1942 में सरदार पटेल ने गांधी जी के अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन में अहम रोल अदा किया। 15 अगस्त 1947 और फिर वो दिन भी आया जब देश ने आधी रात को आजादी का फरमान सुना। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. कांग्रेस समितियों का बहुमत साथ होने के बावजूद सरदार पटेल ने गांधी जी के आग्रह पर खुद का नाम वापस ले लिया। जवाहरलाल नेहरू आजाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बन गए। नेहरू की सरकार में सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री बने। I endorse every word that has fallen from the lips of the Honorable the Prime Minister. आजादी देश के बंटवारे के साथ मिली थी। मोहम्मद अली जिन्ना की मांग पर भारत का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के रूप में अलग हो गया। अब पटेल के सामने 562 रियासतों को एक करके भारत को एक संगठित राष्ट्र के रूप में विकसित करना था। गांधी जी का पूरा भरोसा सरदार पटेल पर था। जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद को छोड़कर पटेल ने बाकी रियासतों का भारत में विलय करा लिया। हिंदुस्तान को एकता के सूत्र में बांधकर सरदार पटेल ने 1950 में दुनिया को अलविदा कह दिया। इस खास पेशकश में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए आज तक।